हाजिर है आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स देने के लिए। व्यूअर्स, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन का। और आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बता दूं, बहुत ही आसान किस्म की चीज़ है। कोई इतना हुआ नहीं है जितना लोगों ने बनाया होता है। इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है, ये है वो है, कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को डेरिवेशन का चैप्टर अच्छी तरह से आता है तो इंटीग्रेशन समझना आपके लिए बच्चों का खेल है। आप बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चैप्टर आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है इन दोनों का। ये दोनों एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एंटी प्रोसेस है। इंटीग्रेशन करते हुए जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपने दो तरह से सोचना है। सबसे पहली बात आप लोगों ने ये सोचनी है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, कोई फार्मूला, कोई इस तरह की चीज। और दूसरा तरीका ये है कि ये एक्सप्रेशन किसका डेरिवेटिव था। तो अब बस आप लोगों की इंटीग्रेशन कंप्लीट है। ये दो बातें अगर आप अच्छी तरह से सोचना सीख जाते हैं तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में x का डेरिवेटिव लिया, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ x। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वो 1 हुआ करता था। तो अब अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन ले लूं, इंटीग्रेशन 1 dx, तो देखें 1 किसका डेरिवेटिव था, x का। तो इसका मतलब है कि 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x। इंतहाई आसान। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में मुख्तलिफ तरह के डेरिवेटिव्स में आप लोगों इंटीग्रेशंस में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इनके सोचना है। कुछ मेरे ख्याल में 10, 15, 20 किस्म के जो है ना वो फार्मूले होंगे आपके पास। 10, 15, 20 किस्म के एक्सप्रेशंस होंगे जो आप लोग पहले से डेरिवेशन में पढ़ के आए हुए हैं। बस उन्हीं को आपने रिवर्स करना सोचना है और फिर आप लोगों की इंटीग्रेशन कंप्लीट है। रही बात इंटीग्रेशन किस काम आती है, क्यों हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन को, तो आप देख लें कि इंटीग्रेशन जो है वो कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस को सम करने के काम आती है, कुछ एरिया कैलकुलेट करने के काम आती है। इसके हम मजीद डिटेल से आगे आपके पास मुख्तलिफ मेरे ख्याल में 3.6 या ऐसे आगे वाली कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनके ऊपर में तफसीली बात होगी इसके ऊपर। तो मजीद इंशाल्लाह हम लोग इसको मज़ीद अच्छी तरह से देखेंगे। याद रखें कि आप इंटीग्रेशन को तब तक बिल्कुल नहीं समझ सकते जब तक कि आपके पास डेरिवेटिव्स का एक साउंड नॉलेज ना हो। मैं आपको कुछ मेन और बेसिक किस्म के फार्मूलाज बता देता हूँ और उन्हीं की तरह से मज़ीद आगे हम जो है वो हमें इंटीग्रेशन करने में हेल्प भी करेंगे। और उन जिस तरीके से हम लोग उनके ऊपर सोचेंगे, जिस तरीके से हम उनके ऊपर बात करेंगे, उसी तरीके से आप लोगों ने बाकी जो है ना वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए जी d बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये 0 होता है। तो देखें अगर मैं 0 की इंटीग्रेशन ले लूं तो ये क्या बनेगा, कांस्टेंट। बिल्कुल उसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था तो 0 का इंटीग्रल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर का एक फंक्शन आता है d बाय डी एक्स ऑफ x। अभी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं 1, और 1 का अगर इंटीग्रल ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको और क्लियर करता चलूं। वो बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन इसी तरह का और ले लूं d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा, x का इस डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा टोटली 1। और अगर मैं इंटीग्रल ले लूं दोबारा से 1 का, तो ये पहली वाली बात के तहत हमारे पास सिंपली x आता है। तो यहाँ पे एक बात और आप लोगों को साथ आपके बताते होंगे कि जब भी किसी चीज का आप इंटीग्रल लेंगे तो प्लस एक कांस्टेंट बीच में ऐड कर देंगे। वो कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, वो जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब इसको हम एंटी प्रोसेस कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो देखें यहाँ पे सिर्फ आपके पास x आ रहा था, लेकिन इधर देखिए आपने डेरिवेटिव तो x+1 कर लिया हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट यहाँ से मिस हो रहा है।
इस कांस्टेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ हम प्लस सी कर देते हैं ताकि वो कांस्टेंट मिस ना हो। अब इस कांस्टेंट के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये सी 1 था, 2 था, 3 था या क्या था? जो भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 100 हो, लेकिन हमने तो उसकी जगह सी लिखना है। तो इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए बाद में हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस जो भी आती हैं उनको लगा के हम उस कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। ये प्रोसेस भी हम आगे चल के अपनी एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। इसके बाद मैं एक और फंक्शन लेता हूं d/dx ऑफ e पावर ax। अब e पावर ax का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? e पावर ax और साथ इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव a। अब जब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करता हूं, e पावर ax dx की इंटीग्रेशन देखूं तो देखें ये किसका डेरिवेटिव था? e पावर ax का। तो इसका मतलब है कि e पावर ax आ जाएगा और यहां पे एक a मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैं यहां पे लाके डिवाइड कर दूंगा प्लस c। तो ये भी आपने याद रखना है कि यहां कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, जब उसका एंटी प्रोसेस करेंगे तो वहां आके डिवाइड होगा। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट जो फंक्शन लेता हूं, मैं वो फंक्शन लेता हूं जी कि a पावर x d/dx a पावर x। अब d/dx a पावर x क्या आंसर हुआ करता था हमारे पास? a पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ a। अब मैं जब इसका एंटी प्रोसेस करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये दोबारा a पावर x का डेरिवेटिव था और log ऑफ a यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट। इसी तरह अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं d/dx ऑफ 1 over log ऑफ x, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इसका डेरिवेटिव 1 over x हुआ करता था। इसकी जब मैं इंटीग्रेशन लेता हूं 1 over x की, तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस c। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले आप लोगों के पास d/dx ऑफ sin ax, तो डेरिवेटिव इसका क्या हुआ करता था? cos ax और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव a यहां पे मल्टीप्लाई होता था। अब जब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूं या एंटी प्रोसेस करूं, एंटी प्रोसेस या इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, तो ये आपके पास देखिए किसका डेरिवेटिव था? sin ax का, और a यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम cos ax की बात करें, d/dx ऑफ cos ax, तो आपको अच्छी तरह से पता है इसका डेरिवेटिव हुआ करता था माइनस साइन ax और फिर एंगल का डेरिवेटिव a। अब जब मैं साइन ax की इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx, तो देखें किसका डेरिवेटिव था जी? cos ax का, और एक a यहां पे मल्टीप्लाई होता था, ये हमने लाके डिवाइड कर दिया और ये माइनस जो है वो यहां पे हम साथ लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला में लेता हूं tan का, d/dx ऑफ tan ax क्या था जी? secant square ax और फिर साथ एक डेरिवेटिव इसके एंगल का डेरिवेटिव a जो था वो साथ मल्टीप्लाई होता था। अब जब मैं secant square ax को एंटी प्रोसेस करता हूं, secant square ax का इंटीग्रल लूं, तो ये मेरे पास दोबारा देखिए किसका डेरिवेटिव था? ये tan का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा tan ax, और जब डेरिवेटिव लिया था तो इसके एंगल का डेरिवेटिव यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां इंटीग्रेशन में चूंकि एंटी प्रोसेस है तो वो वापस आके डिवाइड हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉट की,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ए एक्स, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स और फिर एंगल का डेरिवेटिव ए यहां पे डिवाइड हो रहा था। अब जब मैं इसको इंटीग्रल लूंगा कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स का, तो आप लोगों को पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स किसका डेरिवेटिव था जी, कॉट ए एक्स का डेरिवेटिव था। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल हो जाएगा कॉट ए एक्स, और देखें एक एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं, साथ एक माइनस था, उस माइनस की कमी हम यहाँ पे लाके पूरी कर देते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद दो फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रह गए जी, सीकेंट और कोसेकेंट। तो देखें डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट ए एक्स, इसका डेरिवेटिव था हमारे पास सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव ए। लेकिन जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे फिर से ये देखना है कि इंटीग्रेशन सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स, तो हमें क्या देखना है, सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स किसका डेरिवेटिव था। तो यहां से देखें कि ये सीकेंट ए एक्स का डेरिवेटिव था, तो हम इसे लिख देते हैं कि सीकेंट ए एक्स, और एक डेरिवेटिव जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसे लाके यहां डिवाइड कर दिया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ यहां पे मौजूद है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो था हमारे पास कोसेकेंट ए एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेकेंट ए एक्स। क्या था जी इसका फार्मूला हमारे पास, माइनस कोसेकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स, और इसके एंगल का डेरिवेटिव ए, और अब इसका एंटी प्रोसेस करें, कोसेकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स डी एक्स। तो देखें जी कोसेकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स किसका डेरिवेटिव था, किसका डेरिवेटिव था जी, कोसेकेंट ए एक्स का। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा कोसेकेंट ए एक्स, और एंगल मल्टीप्लाई हो रहा था यहां पे डिवाइड हो जाएगा, और साथ देखें एक माइनस आ रहा था, उस माइनस को आप यहां पे एडजस्ट कर दें, और ये प्लस सी। तो फिलहाल के लिए हम यहां पे इसे रोकते हैं, इंशाल्लाह बाकी बातें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से आप लोगों ने डील करना है, और फिर उससे अगला लेक्चर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स क्या हैं, और उन रूल्स को करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें और इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से समझ लें। अब ये आप लोगों के लिए मौजूद है कि कुछ की पॉइंट्स हैं इंटीग्रेशन को समझने के लिए, अच्छी तरह से इनको ज़हन-नशीन कर लें। आगे चल के हम बाकी जो इसके पॉइंट्स को देखेंगे या फार्मूलाज को देखेंगे, वो भी मेरे ख्याल में 8-10 बाकी रह गए। इन्होंने देखा कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो वाला फंक्शन हो जाएगा जिसका वो डेरिवेटिव था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, कोई मेरे ख्याल में 12 फंक्शन हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम उससे आगे के जो फंक्शंस हैं उनको देखते हैं और बात करते हैं जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे रिलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें जी, मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, और वो हमारे पास क्या था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहीं से रिवर्स आते हैं कि अगर हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाए करने को, मसलन अगर मैं कोई बंदा कहता है जी आप इंटीग्रेट करें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, तो देखिए ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव था, किसका डेरिवेटिव था जी, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स होगी, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वो हमारे पास क्या थी, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेना चाहें
-1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो किसका डेरिवेटिव था जी? ये था cos इनवर्स का। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x प्लस c। अच्छा, यहां पे मैं आप लोगों को एक और बड़ी खास पते की बात बता दूं कि इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, ये मेरे पास माइनस cos इनवर्स x प्लस c भी आता है। मिसाल के तौर पे हमने इसकी बात की, मैं इस फंक्शन को जरा रफ में एक साइड पे आप लोगों को अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx का। इसको सॉल्व करने को कहा गया। मैं क्या करता हूं, मैं इसे एक माइनस से मल्टीप्लाई और दो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि दोनों मिलके एक दूसरे का आंसर कैंसिल कर दें, दोनों प्लस बन जाए। हम लोग कर सकते हैं, इससे पहले भी हम क्वेश्चंस में करते हैं। तो अब देखिए ये माइनस बाहर रहेगा और ये वाला किसका डेरिवेटिव था, cos इनवर्स x का। तो अब इसका दूसरा आंसर माइनस cos इनवर्स x प्लस c भी हो सकता है। तो देखिए मैंने एक ही फंक्शन के लिए दो इंटीग्रल लिखे हैं। इसी तरह सेम इसमें मैं इस माइनस को बाहर ले आऊं तो माइनस बाहर रहेगा, अंदर वाला फंक्शन किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। ये वो सिमेट्री है जो डेरिवेटिव के फार्मूलों में हम लोग जो है ना वो देखा करते थे कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स का डेरिवेटिव एक ही है, फर्क क्या है, माइनस का। तो उस चीज को हम यहाँ पे भी इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर बुक में इस तरीके से सॉल्व किया हुआ हो कि आप इसे आंसर लिखें साइन इनवर्स x प्लस c और बुक में माइनस cos इनवर्स x प्लस c लिखा हो, तो अब इंशाल्लाह आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है। इसके बाद बात करते हैं हम tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, d by dx, वो था हमारे पास 1/1 प्लस x स्क्वायर। और अगर इसकी इंटीग्रेशन बच्चे को पूछे तो मैं इसे बता सकता हूं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जो इंटीग्रेशन है वो tan x प्लस c है। और बिल्कुल जैसे हमने ऊपर हर एक के दो आंसर लिखे, इसी तरह इसे भी हम लिख सकते हैं कि ये माइनस cot इनवर्स x प्लस c भी बन सकता है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं जी, मैं इन्हें मिटाता हूं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास है cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या था, -1/1 प्लस x स्क्वायर। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या है, तो मैं देखूंगा कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव था। तो किसका डेरिवेटिव था वो हमने यहां पर लिख दिया, ये cot इनवर्स x का डेरिवेटिव था। तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी cot इनवर्स x प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स के फार्मूले में डेरिवेटिव में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस को बाहर ले जाएं, माइनस को बाहर ले जाएं, इस तरह मैं यहां लिख देता हूं। तो अब ये माइनस बाहर रहेगा और ये फार्मूला किस चीज का बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c का। तो आप इसे उसी तरीके से कर सकते हैं। मैं दोबारा माइनस को यहां पे लगा देता हूं ताकि मजीद किसी कंफ्यूजन से बचा जाए। इसके बाद है हमारे पास सेकंड इनवर्स x। तो d by dx ऑफ सेकंड इनवर्स x, ये हमारे पास क्या था, 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए कि ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस 1। और अब इसकी इंटीग्रेशन पूछी जाए तो 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी सेकंड इनवर्स x, या दूसरा ये किससे फार्मूला मिलता है, कोसेकेंट इनवर्स x से, प्लस c दोनों में हम लोग लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को d by dx ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x, तो वो था माइनस x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस
1। और अगर हम इंटीग्रेशन देखें -1/x² की, तो हम क्या देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव था। तो किसका डेरिवेटिव था जी? कोसेकेंट इनवर्स x का। तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेकेंट इनवर्स x प्लस c, या उसी सिमेट्री के तहत आप लिख सकते हैं सीकेंट इनवर्स x प्लस c। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ये आपका की नॉलेज है इंटीग्रेशन के लिए। ये जितने फार्मूला मैंने आप लोगों को बताए हैं इंटीग्रेशन के, ये एटलीस्ट आप लोगों को अज़बर होने चाहिए, जुबानी याद होने चाहिए। इनमें किसी किस्म का उभाम नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसके बाद मेरा एक लेक्चर और है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन कोई ज्यादा लंबे चौड़े रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट 3 रूल्स बताऊंगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों के ज़हन में वो बैठ गए, अच्छी तरह से आपने देखे और उनको सॉल्व किया और अच्छी तरह से समझ लिया, तो यकीन माने इंटीग्रेशन आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको की नॉलेज मैंने दिया है, ये बहुत खास है। अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।